बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूँ सुमेरा सलीम। नाज़रीन, अगला वज़ीर आज़म कौन होगा, इस हवाले से फैसला कल होगा। शहबाज शरीफ साहब और उमर अयूब साहब के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए, जबकि सदर मुमलिकत के इंतखाब के हुकूमती इत्तेहाद की तरफ से आसिफ अली जरदारी साहब और अपोजिशन की जानिब से महमूद खान अचकज़ई के साहब की कागजात नामजदगी मंजूर किए गए हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा है कि मिसाक़ मफाहमत पूरे मुल्क की ज़रूरत है, सबके साथ मफाहमत से ही चलेगी। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, सदर मुमलिकत के इंतखाब के हुकूमती इत्तेहाद की तरफ से आसिफ अली जरदारी साहब को उम्मीदवार नामजद किया गया है, जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से महमूद खान अचकज़ई साहब को उम्मीदवार नामजद किया गया है। देखिए जी, बड़ा ये अहम नाम आया है हमारे सामने। हम इस सेंस में कहूँगा कि जरदारी साहब का तो पहले हमें इल्म था कि वो सदर के इंतखाब लड़ने जा रहे हैं, लेकिन जो महमूद खान अचकज़ई साहब का नाम है ये काफ़ी गैर मुतवक्को है। महमूद खान अचकज़ई साहब जो हैं वो अब्दुस समद अचकज़ई शहीद के वो फर्जंद अंजुमन है। पख्तूनख्वा अवामी पार्टी के जो सरबराह थे अब्दुस समद अचकज़ई, जिनको खान शहीद भी कहा जाता है, इनके जो वालिद हैं वो उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 33 साल जेलों में गुजारे, 33 ईयर्स, जिसमें पाकिस्तान बनने से पहले का दौर भी था और पाकिस्तान बनने के बाद का दौर भी था, और ज़िंदगी के आखिरी 4 साल, क्योंकि वो 1974 के आगाज़ में ही उनको शहीद कर दिया गया था। वो अपने घर पे मौजूद थे जब 2 ग्रेनेड्स उनके घर पे गिरे और वो इनके वालिद शहीद हो गए। तो उसके बाद वो आज तक इल्म नहीं हुआ कि इनके वालिद को किसने निशाना बनाया। इनके वालिद वो तहरीक खिलाफत में भी उनका एक रोल था, तो उस हवाले से वो बयान होता है कि वो 13 साल की उम्र में जब तहरीक खिलाफत के लिए निकले थे तो उस वक्त उनको अंग्रेज़ दौर में गिरफ़्तार किया गया था, और उसके बाद तवातर के साथ कई साल, और आखिरी जो 4 साल थे ज़िंदगी के वो उन्होंने जेल में गुजारे थे, 69 से 73 तक। अच्छा, अब अब्दुस समद अचकज़ई जो हैं वो यानी पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, तो वो पख्तून जैसे जो बलूचिस्तान हमारा सूबा है, खूबसूरत सूबा, उसमें एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो बलूचों की है, लेकिन बहुत बड़ी तादाद पख्तूनों की भी है। तो बलूचिस्तान के जो बलोच हैं उनकी तो हमारे सामने बहुत सी तंजीमें हैं, लेकिन जो पख्तून हैं बलूचिस्तान में, तो ये उनकी नुमाइंदगी ये जमात करती है। यानी पख्तून ये ख़ुद भी पख्तून है, लेकिन ये बलूचिस्तान से इनकी पार्टी जो है वो बलूचिस्तान में रहने वाले पख्तूनों को, जो कि तकरीबन निस्फ या बड़ी तादाद जिन वहाँ की आबादी की पख्तूनों पर मुश्तमिल है, तो ये जो है ये पेशावर से ही खुद भी ये पख्तून है, और पेशावर से महमूद खान अचकज़ई साहब जो हैं इन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री ली है पेशावर यूनिवर्सिटी से। अच्छा, अब इनका एक तो इनके वालिद साहब के हवाले से जो खान शहीद, और इनके वालिद जो हैं उन्होंने बयान होता है कि तफसीर भी लिखी, कोई बहुत सारी किताबें भी लिखी, और ये ख़ुद भी जो हैं ये बड़े लिखत पढ़त वाली शख्सियत हैं, एक बड़ा नाम है। अब यहाँ पर ये एक बड़ा अहम सवाल है कि जो सदारत है वो सदारत जो है वो यानी अच्छा, ये इम्तिहान जो है ये नवाज शरीफ साहब के लिए भी है, और ये इम्तिहान जो है ये जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी के लिए भी है। वैसे तो ज़ाहिर जरदारी साहब चाहेंगे कि वो बने, लेकिन बात सियासत की है और सियासी हवालों से बात हो रही है, उसकी बात हो रही है, सियासत की बात हो रही है। नवाज शरीफ साहब जो हैं उनके सामने 2 चॉइसेस हैं, एक महमूद खान अचकज़ई। अच्छा, ये ज़हन में रखिए कि महमूद खान अचकज़ई पीटीआई के नहीं है। जरदारी साहब भी जब सदर बनेंगे तो उनकी नॉमिनेशन पीपल्स पार्टी से होगी, वो पीपल्स पार्टी सदर का होता है ना, तो वो सदर का होता तो एक बिल्कुल आपको पता है कि किसी पार्टी की उस पर छाप नहीं होती, उसको कोई भी नॉमिनेट कर सकता है। इनको नॉमिनेट किया है तहरीक इंसाफ ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने, लेकिन ये पीटीआई के रुकन ना कभी रहे हैं ना भी हैं, और बहुत भारी भरकम शख्सियत हैं। यानी एक ऐसा नाम है, हमारी मुल्क की सियासत मुकम्मल नहीं हो सकती कि जब तक हम महमूद खान अचकज़ई साहब का या इनके वालिद का तज़किरा ना करें, बल्कि शायद मेरा ख्याल है कि इस खत्ते की सियासत, क्योंकि इनके वालिद तो
मैंने आपसे कहा ना कि अंग्रेज़ सरकार के में भी वो जेलों में रहे। और इनका जो नाम है महमूद खान अचकज़ई साहब का, वो भी ये भी बहुत कदावर शख्सियत है हमारे, जो आप समझें कि सीनियर सियासतदान तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि वो मिर्ज़ा गालिब जब जवान थे तो एक दफ़ा वो दिल्ली में अपनी गली में बैठे हुए थे, तो वहाँ से एक साहब गुज़रे, तो उन्होंने गालिब कोई बात कर रहे थे, तो वो जो साहब गुज़रे उन्होंने वहाँ पे उनको डांट पिलाई और कहा कि असदुल्ला गालिब थे, उन्होंने असद शर्म करो, बुज़ुर्गों का मजाक उड़ाते हो। तो आगे से गालिब ने फरमाया कि हजूर आप बूढ़े ज़रूर हैं, बुज़ुर्ग नहीं, भला बुज़ुर्गी का उम्र से क्या ताल्लुक। तो जब मैं कहता हूँ ना बुज़ुर्ग सियासतदान, तो इनको मैं बुज़ुर्ग सियासतदान ही कहूँगा। वैसे तो बहुत से बूढ़े सियासतदान हैं, ये बुज़ुर्ग हैं, और ये आज से 20 साल पहले भी बुज़ुर्ग ही थे, 30 साल पहले भी बुज़ुर्ग ही थे। अचकज़ई साहब उन शख्सियात में से। अब सवाल ये है कि नवाज शरीफ साहब यहाँ पे क्या फ़ैसला करेंगे, क्योंकि अचकज़ई साहब जो हैं उन शख्सियात में से हैं कि जो नवाज शरीफ साहब, अच्छा मौलाना साहब का जब धरना हुआ था अचकज़ई साहब साथ खड़े थे इस्लामाबाद में। फिर उसके बाद जब नवाज शरीफ साहब वतन वापस आए तो जो शख्सियात सबसे पहले जिन्होंने उनको मुबारकबाद दी उसमें भी अचकज़ई साहब थे। तो ये जितनी भी मज़ाहमती तहरीकें चली हैं मुल्क में, उसमें अचकज़ई साहब का एक रोल रहा है। अचकज़ई साहब ने एज अ प्रिंसिपल अदलिया वाली तहरीक में 2008 में हिस्सा नहीं लिया था, क्योंकि इन्होंने कहा, ये नवाज शरीफ साहब ने तो आखिर में फैसला किया था, अचकज़ई साहब अलग रहे थे, अदलिया वकीलों के साथ खड़े थे। तो ये मज़ाहमती एक बड़ी हमारे मुल्क में आवाज़ है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये एक सवाल है अब नवाज शरीफ साहब के लिए और पीपल्स पार्टी के लिए भी, कि वो जो हैं वो क्या फ़ैसला करते हैं। कि शहबाज शरीफ साहब तो कल बन जाएंगे वज़ीर आज़म, उसमें तो कोई इशू नहीं है, और मरीम साहिबा भी बन गई पंजाब में। तो ये देखना है कि अब मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं उनके सामने दो चॉइसेस हैं, महमूद खान अचकज़ई और आसिफ अली ज़रदारी साहब, और यही चॉइसेस जो हैं ये मौलाना साहब के सामने भी हैं कि ज़रदारी साहब और अचकज़ई साहब। अब मैंने कहा ना कि वो इनका ताल्लुक पीटीआई ने तो नॉमिनेशन हो गया ना, किसी ने नॉमिनेट कर दिया, पीटीआई में वो नहीं है, ये है पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी और महमूद खान अचकज़ई। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग जो है, अब इनके ऊपर तनकीद भी वही हो रही है कि जी इमरान खान साहब ने जैसे इनके बारे में जलसे में गुफ्तगू की थी, और मुझे बड़ी हैरत हुई थी उस वक्त भी, मैंने खान साहब से बात की, लेकिन बहरहाल वो मैं उस पर जाना नहीं चाह रहा उस वाक़े पे, लेकिन बहरहाल वो एक बड़ा अजीब सी बात हुई थी जलसे में। इनकी ज़बान से कभी इमरान खान साहब के बारे में कोई बात नहीं, मतलब सुनी भी नहीं गई, और ना इन्होंने, इनकी जैसी शख्सियत है। तो अब ये बड़ा एक इम्तिहान है कि ये सारी सियासी जमातें जो हैं मुल्क में, जो अचकज़ई साहब की बेइंतहा इज़्ज़त करती हैं। अब मैंने कहा ना कि खान साहब को ज़रा ये पीटीआई को रखें साथ, एक अचकज़ई साहब की अपनी शख्सियत है, महमूद खान अचकज़ई। क्या ये अचकज़ई साहब इंक्लूडिंग पीपल्स पार्टी, ये भुट्टो साहब जब इनके वालिद की शहादत हो गई थी तो उस वक्त से सियासत में ये भुट्टो साहब के साथ, फिर बेनज़ीर भुट्टो साहब, फिर नवाज, मतलब एक तवील सियासी इनका एक आपको नज़र आता है। और दरवेश से आदमी है, दरवेश मना शख्स हैं, पढ़े लिखे हैं, बड़े ज़बरदस्त खुशहाल खटक की शायरी आप इनसे सुने, आप इनसे तलावत कलाम पाक ज़रा सुने आप। तो ये एक बड़ा आने वाले दिनों में मेरा ख्याल से एक मार्का है। ये जो उमर अयूब साहब का और शहबाज शरीफ साहब का तो है ही, वो शहबाज शरीफ साहब के वोट्स हैं, सब कुछ है, वो सीटें हैं, वीटें हैं, लेकिन अचकज़ई साहब का जो उतरना है ना, वो मेरा ख्याल है कि मुल्क की सियासत पे देखें, ज़रदारी साहब का पहले जो मुकाबला हुआ था, सदर बने तो सईद उज़्ज़मा सिद्दीकी साहब के साथ हुआ था, वो इतना कोई, फिर उसके बाद जो सदूर भी आते रहे आगे पीछे। अचकज़ई साहब सियासत के हमारे एक हैवी वेट हैं, ये छोड़ दें कितने वोट पड़ते हैं, कितनी सीटें मिलती हैं, लेकिन बात शख्सियात होती हैं ना। तो ये बड़ा एक इम्तिहान होगा। नवाज शरीफ साहब जो हैं, नवाज शरीफ साहब से अचकज़ई साहब ज़्यादा करीब हैं ज़रदारी साहब से, ये मैं आपको बता दूं, और मौलाना साहब से अचकज़ई साहब ज़्यादा करीब हैं। मैंने आपसे कहा ना, जब यहाँ मौलाना साहब का धरना हुआ था, सारे लोग चले जाते थे, एक ही शख्स खड़ा होता था उनके साथ 24 घंटे वो अचकज़ई साहब थे। तो ये एक बड़ा एक इंटरेस्टिंग है कि कौन सी पार्टी क्या फैसला करती है अचकज़ई साहब के खिलाफ, ठीक है।
तो ये जो है ये थोड़ा सा ANP के साथ, क्योंकि उस ज़माने में वो एक इशू हुआ था तो उनके साथ उनके खिलाफ एक है तारीखी, मैं उसमें नहीं जाना चाह रहा, लेकिन बाकी सियासी जमातें जो हैं वो क्या चूज़ करती हैं ये एक सवाल है। कोई टेक्नोक्रेट नहीं है, कोई और शख्स, एक पूरा एक तारीख रखता हुआ एक सियासतदान है, तो उसके खिलाफ कौन जाता है और उसके हक में कौन जाता है। इमरान खान साहब के ऊपर लोग तनकीद कर रहे हैं उनके बयान पे। अचकज़ई साहब का सवाल है कि अचकज़ई साहब को जो है वो कौन उनकी हमायत करता है कौन नहीं करता। क्या ये भी मुमकिन है कि कोई विड्रॉ कर जाए? क्या ये भी मुमकिन है कि कोई उनसे बात करे कि आप विड्रॉ कर जाएं? मतलब ये मुकाबला जो है ना, ये बड़ा एक मेरा ख्याल है कि शहबाज शरीफ साहब और उमर अयूब साहब के मुकाबले से ज़्यादा ये जो मुकाबला है ना, ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि महमूद खान अचकज़ई मुकाबला आसिफ अली ज़रदारी साहब, कौन सी जमात के दर। ठीक है, तो ये देखते हैं कि क्या इसमें आगे क्या पेशरफ्त होती है। अच्छा जी, अब तमाम तर मुश्किलात दुश्वारियाँ, हफ्ता रह गया तकरीबन रमज़ानुल मुबारक शुरू होने में, तकरीबन एक हफ्ता रह गया, और उसमें अब ये जो पिछले 24 घंटों के दौरान कल जो है, कल और परसों जो वाक़या पेश आया गज़ा में, जिसमें वहाँ पे जो खाना उठाने के लिए बच्चे जा रहे थे और ख़वातीन, और उन पे जो फायरिंग हुई और ड्रोन अटैक्स हुए और सब कुछ, उसके बाद अब शदीद दबाव नेतन्याहू गवर्नमेंट पे पहले भी है और अब भी बहुत ज़्यादा हो गया। लेकिन ये है कि उसमें जो ताज़ा तरीन पेशरफ्त हुई है वो ये है कि जो इटालियन प्राइम मिनिस्टर हैं जॉर्जिया मेलोनी, मेलोनी, अगर मैं सही उनको प्रोनाउंस कर रहा हूँ, तो उनकी प्रेसिडेंट बाइडन से मुलाकात हुई है। और उसके बाद जो वाइट हाउस का एलामिया जारी हुआ है वो, उसमें प्रेसिडेंट बाइडन, जो फोर्थ स्लाइड अगर हम दिखा सकें, तो जो प्रेसिडेंट बाइडन और प्राइम मिनिस्टर मेलोनी के साथ जो रिमार्क्स हैं, अब उन रिमार्क्स में दोबारा ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है फोर्थ लाइन में, सीज़ फायर, इमीडिएट सीज़ फायर। ये प्रेसिडेंट बाइडन ने फिर लफ्ज़ इस्तेमाल किए, फॉर एटलीस्ट 6 वीक्स एंड अलाउ द सर्ज ऑफ एड थ्रू एंटायर गाजा। यानी पहले अमीर कतर के साथ, और अब ये ह्यूमैनिटेरियन पॉज की बात नहीं हो रही, अब ये बात हो रही है इमीडिएट सीज़ फायर। और ये कौन कह रहे हैं? ये प्रेसिडेंट बाइडन कह रहे हैं इटालियन प्राइम मिनिस्टर के साथ। अच्छा, ये जो इटालियन प्राइम मिनिस्टर है, मैं गज़ा पे वापस आता हूँ, ये भी एक बड़ी इनकी भी बड़ी एक यानी आप समझें कि एक शख्सियत बड़ी अहम है इस वक्त। वो ये है कि ब्रदर्स ऑफ इटली, या वो ये उस पार्टी से ताल्लुक़ है इनका, और ये राइट विंग जमात इटली में जीती है 2022 में इलेक्शन। और ये जो हैं ये राइट विंगर्स जो हैं, और बहुत से लोग जो हैं वो, अच्छा, ये ट्रम्प को पसंद करती हैं। तो पिछले साल वो जो कन्वेंशन हुआ था ना कंजर्वेटिव्स का, जिसमें इस दफ़ा अर्जेंटीना के सदर गए हैं, तो पिछले साल ये थी, उसमें 2022 में तो इलेक्ट हुई हैं, 23 में ग़ालिबन उसमें थी। ये ट्रम्प की ज़्यादा जो है उनको ज़्यादा पसंद करती हैं। लेकिन ये यूक्रेन की जंग में जो है, ये चूँकि इनके ऊपर ये इल्ज़ाम काफ़ी लगता रहा कि भाई आप राइट विंग हैं और ये तो बिल्कुल दाएं बाजू की हैं, और ये फिर इन्होंने एक बहुत सख्त स्टांस लिया हुआ है यूक्रेन की फेवर में, रशिया के अगेंस्ट, और ये अमेरिका में उनके साथ बैठे। प्रेसिडेंट बाइडन ने कहा कि आप हमारा साथ दें, और इटालियन प्राइम मिनिस्टर की बड़ी तारीफ़ें वारीफ़ें, हालांकि शुरू में बड़ी तनकीद करते थे वो। अच्छा, तनकीद इसलिए करते थे, यूरोप के अंदर ये राइट विंग की जमात, इटली से जब अगर कोई राइट विंग की जमात जीते, यानी कोई दाएं बाजू की जमात इटली से जीते, और तो फौरी तौर पे एक ही नाम जहन में आता है, और वो नाम है मेसोलिनी का। और मेसोलिनी जो है, कई लोग इनकी पूरी पार्टी को मेसोलिनी की जो पार्टी है उसके साथ जोड़ते हैं कि ये जो ब्रदर्स ऑफ इटली है, ये वो मेसोलिनी की जो सोच थी। मेसोलिनी जो है वो यानी यकीनन लोगों ने, मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा शख्स है जिसने मेसोलिनी का नाम नहीं सुना, लेकिन मेसोलिनी जो है वो सोशलिस्ट थे पहले, यानी पिछली सदी का जब आगाज़ हुआ तो वो सोशलिस्ट थे, और सोशलिस्ट वो, लेकिन सोशलिस्ट जो इटालियन सोशलिस्ट थे वो डिवाइड हो गए थे इस बात पे कि क्या हमें जंग में ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर, पहली जंग अजीम, क्या हमें
ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर का हिस्सा बनना चाहिए कि नहीं, तो मुसोलिनी जो है वो उनका ये ख्याल था कि हमें हिस्सा नहीं बनना चाहिए। सोशलिस्ट दो हिस्सा, सोशलिस्ट बड़े पॉपुलर थे ना, सोशलिज्म ये जब शुरू हुई है पहली जंग अजीम तो दुनिया भर में सोशलिस्ट मूवमेंट बड़ी पावर पकड़ गई थी, इटली में पकड़ गई थी। तो इटली के सोशलिस्ट दो हिस्सों में तकसीम हो गए, ये सोशलिस्ट पार्टी में थे तो ये अलग हो गए सोशलिस्ट पार्टी से। इनका ये मौक़िफ़ था कि हमें जंग में नहीं जाना चाहिए। ज़्यादातर सोशलिस्ट कहते थे हमें जंग में जाना चाहिए। कुछ दिनों के बाद मुसोलिनी को एहसास हुआ कि नहीं, हमें जंग में चले जाना चाहिए, तो ये जंग के फेवर में चले गए और फेवर में गए। और उसके बाद ये जो हैं वहाँ के जो फिर इनके साथ बहुत बड़े जो यानी लफ्ज़ फैशिज़म है उसकी बुनियादी में इटली से नज़र आती है। मुसोलिनी साहब की जमात का नाम ही वो फैशिस्ट पार्टी ही थी। तो वो फैशिज़म जो है वो फैशिस्ट पार्टी, इनके साथ फैशिस्ट आने शुरू हो गए और उसके बाद इन्होंने एक बहुत बड़ा मार्च किया पहली जंग अजीम ख़त्म होने के बाद रोम की तरफ जो है एक बहुत बड़ा मार्च इन्होंने किया। उस ज़माने के अगर हम ये अखबार देखें तो हमें बड़े इंटरेस्टिंग नज़र आते हैं कि मुसोलिनी फैशिस्ट लीडर बिगिंस हिज एक्टिव वर्क टुडे। नहीं, पहले तो वो मार्च है ना, कि एक मार्च की भी खबर हमने आज पुराने अखबारों में से निकाली हुई है, वो अगर हम यहाँ दिखा सकें कहीं, तो वो पेपर्स पढ़े हैं ना पुराने, तो बड़ा उसमें बड़ी दिलचस्पी नज़र आती है। अच्छा, तो इटालियन किंग जो है वो बहरहाल फ्ली कर गए इनका मार्च देके। सोशलिस्ट गवर्नमेंट जो है वो डिफाई कर गई। उसने ब्लैक शर्ट्स, उससे स्याह लिबास में थे, तो स्याह लिबास पहन के 30,000 बंदों ने धावा बोल दिया, ठीक है। और उसमें जो प्राइम मिनिस्टर थे मैथियो ती, वो जो हैं वो वहाँ पर वो उनको बादशाह ने डर के, जो बादशाह उनके जो किंग थे उस वक्त विक्टर एमेनुअल सोइम, उन्होंने जनाब मिलिट्री से कहा कि ये फैशिस्ट मार्च को रोका जाए। फैशिस्ट मार्च आगे बढ़ता गया और फिर उसके बाद जो है ये अगर हम देखें दूसरा न्यूज़पेपर आता है कि मुसोलिनी फैशिस्टी लीडर बिगिंस हिज एक्टिव वर्क टुडे एज इटालियन प्राइम मिनिस्टर। तो इनको नॉमिनेट कर दिया, वहाँ के जो बादशाह थे उन्होंने मुसोलिनी को वज़ीर आज़म बना दिया विक्टर एमेनुअल ने, और उनसे हलफ ले लिया। और उसके बाद जो है मुसोलिनी जो है वो उन्होंने बताया कि क्राइसिस कैसे ख़त्म हो सकता है वगैरह वगैरह। अच्छा, मुसोलिनी जो है इनके दूसरी जंग अजीम आई। अच्छा, अब ये कॉमप्रस्ट मूवमेंट्स, एक डिक्टेटर, प्रॉपर डिक्टेटर, पता नहीं हज़ारों लोग मारे गए इनके हाथों से। इनके करीब तरीन दोस्त का नाम था हिटलर, तो ये दूसरी जंग अजीम में हिटलर के साथ थे और हिटलर के ही साथ थे मुसोलिनी। और जब इनको माजूल कर दिया गया 43 में, इनको हटा दिया गया प्राइम मिनिस्टरशिप से, तो ये छोटा सा हिस्सा था इटली का, कहीं वहाँ पर ये इनकी हुकूमत रह गई सिर्फ, वहाँ पर ये अपनी बेगम साहिबा के साथ वहाँ पे छुपे हुए थे। इनको फिर उसके बाद वहाँ पे एक काफ़िले में जा रहे थे अपने दोस्तों के साथ, इनको आवाम ने घेर लिया चारों तरफ से। डिक्टेटर्स की तारीख़ जब भी दुनिया में लिखी जाएगी तो उसमें मुसोलिनी का अंजाम जो है, हिटलर से पहले मुसोलिनी का अंजाम सामने आएगा। तो मुसोलिनी को लोगों ने वहाँ पे घेर लिया और फिर उसके बाद अगर हम ये उन दिनों के अखबारात अगर देखें तो मुसोलिनी एग्जीक्यूटेड बाय इटालियन पार्टीजन्स, ठीक है। और मुसोलिनी की एग्जीक्यूशन को एग्जीक्यूट किया, एक्चुअली एग्जीक्यूट इस तरह से किया कि मुसोलिनी एग्जीक्यूटेड एंड ट्रैम्पल्ड बाय इटालियंस, लेकिन एग्जीक्यूट ऐसे किया कि गोलियां मार दी इनको और इनकी बेगम को खड़े होकर फायरिंग स्क्वाड के सामने इनके साथियों के साथ। लेकिन फिर उसके बाद, क्लिपिंग दिखाना नहीं चाह रहा, फिर उसके बाद ये हुआ कि एक वैन में इनकी लाशों को लेकर आए वो मिलान तक, और मिलान का जो वहाँ पे रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन के बाहर ये सब की लाशें उन्होंने मस्क करके, पहले तो तशद्दुद लाशों का बहुत, उसके ऊपर लोग आते थे, थूकते थे, ठोकरें मारते थे लाशों को, और फिर लाशें उल्टी करके मुसोलिनी की, जो उनके प्राइम मिनिस्टर डिक्टेटर थे कुछ अर्से 2 साल पहले तक, उनकी लाशें उल्टी करके इन्होंने जो है वो तमाम साथियों के साथ वहाँ पे लगा दी और वो उल्टी टंगी रहीं मस्क लाशें। और ये अंजाम हुआ मुसोलिनी का। और जब हिटलर को इतला मिली तो वो एक और कहानी है कि फिर हिटलर पे क्या, हिटलर उस वक्त वहाँ पे जाहिर है कि वो जिंदा था और वो लड़ रहा था, तो उसको इतला मिली कि तुम्हारे दोस्त के साथ ये हुआ है। तो बहुत ही भयानक और इबरतनाक मौत हुई मुसोलिनी की। तो अब वो जो कौम परस्ती थी ना इटालियन, और जो फैशिज्म था,
और जो उस वक्त मुसोलिनी, उसके साथ लोग उसकी बाकियात के साथ लिंक करते हैं और ये तरदीद करती हैं कि नहीं, मेरा कोई ताल्लुक, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है उनके साथ। सही। लेकिन मगरबी मीडिया को उठा के देखें तो थोड़े थोड़े दिनों के बाद, जैसे अटलांटिक है, जब ये जीती थी तो 7th स्लाइड हम अटलांटिक मैगजीन की दिखा देते हैं, रिटर्न ऑफ फैशिज्म इन इटली, 7th स्लाइड। तो ये जो है, ये इनको लोग जोड़ देते हैं कि जी ये जो है ये उन्हीं से लिंक है, इनकी जमात जो है नज़रियाती तौर पे ये मुसोलिनी के। लेकिन मैं इससे एग्री नहीं करता। मेरा ख्याल है कि ये जो है ये इनके अपने इंडिपेंडेंट आइडियाज़ हैं, लेकिन लोग इनको जोड़ते हैं। एनीवे, इनकी मुलाकात हुई प्रेसिडेंट बाइडेन से। प्रेसिडेंट बाइडेन ने 2-3 बातें की। एक तो उन्होंने कहा कि ये 6 हफ्ते की होने जा रही है, दोबारा जंगबंदी की बात की, इमीडिएट सीज फायर। दूसरा जो है, उन्होंने कहा कि हम एयर ड्रॉपिंग करेंगे। एयर ड्रॉपिंग करेंगे यानी हम फ़ज़ा से गज़ा में इमदाद फेंकेंगे, खुराक, अद्वियात, फौरी तौर पे। बरतानिया पहले से शुरू कर चुका है, कतर, यूएई, सऊदी अरेबिया, यूरोप के कई मुल्क वो पहले कर चुके हैं। अमेरिका ये कर रहा है पहली दफ़ा। तो अमेरिका ने कहा, प्रेसिडेंट बाइडेन, लेकिन वो जब वो बात कर रहे थे मीडिया से, अब प्रेसिडेंट बाइडेन के साथ एक मसला बड़ा अजीब सा है। वो बात जब कर रहे थे मीडिया से तो 2 दफ़ा उन्होंने गज़ा की जगह यूक्रेन कह दिया कि हम यूक्रेन के अंदर फ़ज़ाई खुराक और गज़ा फेंकेंगे। उधर मॉस्को में घंटियां बजनी शुरू हो गई कि 1 मिनट ठहर जाएं, ये ग़ज़ाई इमदाद फेंकने के लिए यहाँ पे यूक्रेन में कहाँ से आ रहे हैं। ये तो 2 दफ़ा इनकी ज़बान से निकला कि मैं यूक्रेन में जो है वो अद्वियात और वो फेंकने के लिए जा रहा हूँ। तो फिर वो तसी वसी की लोगों ने बाद में, तो ये बात करके चले गए यूक्रेन। बाद में फिर वो वजाहत आई कि नहीं, वो असल में प्रेसिडेंट बाइडेन जो है वो गज़ा कहना चाह रहे थे। मैं कहा ठीक है जी, ठीक है। अच्छा, अब लेकिन ये कि एयर ड्रॉपिंग, ये एक अभी एक आज शुरू करते हैं, कल करते हैं, परसों करते हैं। एयर ड्रॉपिंग जो है वो अमेरिका कम करता है। ये क्रिसमस जब आता है हर साल, तो ये जो पैसिफिक आइलैंड्स हैं, दूर दराज जज़ायर, वहाँ पर वो ये ऑपरेशन क्रिसमस डे के हवाले से वो उनके जहाज़ जो हैं वो मुख्तलिफ़ तोहफे या मदद वगैरह वहाँ पे करते हैं। या फिर ये कि इराक़ में जब मेरे ख्याल से 2014 में उन्होंने यहाँ पे एयर ड्रॉपिंग की थी, खुराक वगैरह ऊपर से फेंकी थी। अदरवाइज़ ये पहला मौका होगा बहुत सालों के बाद कि अमेरिका ये इस तरह से करेगा। ये हालिया तारीख़ में बहुत कम हुआ है कि अमेरिका ने एयर ड्रॉपिंग करी हो, लेकिन प्रेशर इतना ज़्यादा है कि जो कुछ गज़ा में हुआ है, और गज़ा में जो कुछ हुआ है उसकी तफसील ये देखें। सबसे ज़्यादा जो दुख की बात है वो ये है कि वहाँ पे बच्चों के साथ क्या हुआ, और जो कुछ बच्चों के साथ हुआ है वहाँ पे, उसको मेरा नहीं ख्याल कि कोई तारीख़ कभी माफ़ करेगी कि जो कुछ बच्चों के साथ, वहाँ के बच्चों के साथ जो कुछ हुआ है सिलसिला। और बच्चों के साथ ये हुआ है सिलसिला, अभी तो फिगर्स आ रही हैं, लेकिन आज वहाँ पे एक रिपोर्ट आई है, और वो रिपोर्ट ये बताती है कि वहाँ पर जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे, अच्छा, उनमें से जो है वो जब से 7 अक्टूबर स्टार्ट हुई, अगर हम वो दिखा सकें स्लाइड्स पे, तो 7 अक्टूबर जब से स्टार्ट हुआ है वो दिन, तो तब से लेके अब तक तकरीबन कोई 12,500 के करीब बच्चे जो हैं वो शहीद हुए हैं। 12,500 बच्चे। गज़ा की जो आबादी है 22 लाख की, जो जंग से पहले आबादी थी, उसमें उस आबादी में आधे से ज़्यादा बच्चे थे। तो बच्चे जो हैं वो बहुत बड़ी तादाद में, 90% बच्चे जो हैं वो मारे गए हैं, और 100 बच्चे जो हैं वो ऐसे हैं, तकरीबन 100 बच्चे, यानी हर 100, ये फिगर्स बड़ी भयानक हैं। वो या तो उनके बाप फादर्स की डेथ हो गई है, या ये है कि वो ख़ुद उनकी डेथ हो गई है बच्चों की। बहुत बड़ी तादाद में बच्चों की 1 या 2 टांगें चली गई हैं, आंखें चली गई हैं बच्चों की। 12,500 बच्चे शहीद हो गए हैं, और बाकी बच्चे तमाम ज़िंदगी के लिए जो है वो ज़हनी तौर पे वो इस काबिल नहीं रहे कि वो एक नॉर्मल लाइफ गुजार सकें। और ये जो एक तस्वीर है जो अभी बिल्डिंग्स की हम दिखा रहे थे, ये उनके स्कूल्स हैं जो तबाह हुए हैं। इसमें ये बिल्डिंग जो है ये स्कूल नहीं है, बल्कि हर बिल्डिंग के अंदर जो है वो 10, ये जो एक सिंबल है इमारत का, इसमें 10 बिल्डिंग्स हैं। तो 10 बिल्डिंग्स में से वो जो दूसरी तस्वीर थी उसमें जो बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग जिस पे झंडा लगा हुआ है, तो हर बिल्डिंग 10-10 स्कूल्स को जाहिर कर रही है।
तो ये बिल्डिंग्स भी सारी ख़त्म हो गई और नीचे जो है वो ये डैमेज हो गई। ये यानी 313 का नाम है तो हर एक में 10-10 है, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि वहाँ पर तकरीबन सारे ही बिल्डिंग्स भी गिर गई, स्कूल भी ख़त्म हो गए, बच्चे माजूर हो गए। जो बच्चे 12,500 बच्चों की डेथ हो गई है, और बाकी जो बच्चे हैं वो बच्चे उनमें से जो बचे हुए बच्चे हैं उनके वालिदैन शहीद हो गए हैं, और फैमिलीज़ बहुत कम बची हैं। और ज़ख्मी जो बच्चे हैं बहुत बड़ी तादाद में ऐसे बच्चे हैं जिनकी टांगें, और कई बच्चे ऐसे हैं जो मलबे तले दबे हुए थे, तो उनको जब निकाला गया तो निकालने का उनको मतलब ये बड़ी यानी उनको निकालने का यही तरीका था कि बच्चे की टांग काट दी जाए, क्योंकि किसी बच्चे की टांग या किसी बच्चे का बाजू मलबे के नीचे था, तो टांग या बाजू काट के फिर बच्चे को निकाला गया, तो इस तरह बच्चे की जान बची। और फिर वो इन्फेक्शन और सेप्सिस और ये सारे मामला। तो ये वहाँ पे जब से ये हुआ है 2 दिन से, तो एक अमेरिका पे शदीद प्रेशर आ गया और इसराइल पे प्रेशर आ गया, और ज़्यादातर जो वहाँ से बच्चों ये जो लाशें वहाँ पे जो मिल रही हैं उन पे गोलियों के निशान भी हैं, यानी बुलेट्स भी लगी हैं, ड्रोन अटैक्स भी हुए हैं, और अब वहाँ पे मुकम्मल तौर पे एक सन्नाटा खामोशी है। बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पे इंसानी जानें चली गई हैं। मेरा ख्याल है कोई 31,000 के करीब शायद लोग शहीद हो गए हैं अभी तक सरकारी तौर पे। और ये जहन में रहे कि जब ये ख़त्म होगी जंगबंदी, तो उसके बाद वो पहले हमारे पास फिगर्स आ चुकी हैं कि 11-12 हज़ार लोग जो हैं इन्फेक्शन से उनकी डेथ हो जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा आलमी है जिसने हमारे सामने जन्म लिया। लेकिन इसी दौरान आज जो है वो काहिरा में दोबारा, क्योंकि ये सीज़ फायर का दोबारा इन्होंने इटालियन प्राइम मिनिस्टर के साथ खड़े होकर बात की है प्रेसिडेंट बाइडन ने, और एयर ड्रॉपिंग भी शुरू हो रही है। तो आज काहिरा में इसराइल का डेलीगेशन पहुंच गया दोबारा, काहिरा में हमास के रहनुमा पहुंच गए दोबारा, काहिरा में कतर के लोग पहुंच गए दोबारा, काहिरा में अमेरिकन पहुंच गए। इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो दोबारा पहुंच गए और दोबारा बातचीत शुरू हो गई है। यानी वो मुज़ाकरात जिसके नतीजे जो कि हतमी शक्ल ले चुके थे पेरिस में, पेरिस के बाद कायरो में, कायरो के बाद कतर में, कतर के बाद ये जो 2 दिन या 3 दिन ये मॉस्को में रहे। मॉस्को में PLO की बात हुई कि फ़तह और हमास नहीं, PLO के अंडर का। अब वो जो डेलीगेशन है पैलेस्टीनियंस का जो PLO के बैनर तले काम कर रहा है वो काहिरा में है, और काहिरा में अब मुज़ाकरा शुरू हो गए हैं। लेकिन उसमें अब बात मतलब ये मामला जंगबंदी की तरफ जा रहा है। रमज़ान में चूँकि हफ्ता रह गया है तो ये 1-2 दिन में जंगबंदी करनी है 6 हफ्ते की, और साथ ही उसमें फिर दुनिया के सामने खुलेगा कि क्या हुआ है। और फिर इसी दौरान एक वहाँ पे हुकूमत आएगी, फिर तेज़ी के साथ वहाँ पे सिक्योरिटी के लिए फ़ौजें उतरेंगी मुस्लिम मुल्कों की। फिर उसके बाद वो ये कह रहे हैं इसराइल की तरफ से, अभी जो एक बात हो रही है, जो एक उनकी तरफ से शर्ती और आ गई है कि जी वो जो आपके हम लोग कैदी जो हैं सैकड़ों की तादाद में छोड़ने को तैयार हैं, लेकिन ये अभी वो जो नाम आपने दिए हैं जिनमें ख़ास तौर पर मरवान बरगोती का नाम है, उसको हम शुरू में रिहा नहीं करेंगे। हमास वाले एक पॉइंट से भी पीछे हटने को तैयार नहीं। वो कहते हैं हम सारी बातें इनकी मानते हैं, फिर हम वापस आते हैं, फिर इनको नई सोच इनको आई होती है। तो वो जो है वो अब नई सोच के साथ ये फिर पहुंचे हुए मोसाद वाले, ये सारे इसराइल वाले, और ये कायरो में। लेकिन मेरे ख्याल से कायरो में भी अब उनका भी एक सब्र का पैमाना है। इन्होंने फिर अभी रफ़ा के ऊपर फायरिंग की है थोड़ी देर पहले इसराइली फ़ौजियों ने। तो अब ये एक फ़ाइनल, क्योंकि हफ्ता रह गया है, जंगबंदी का ऐलान, इमीडिएट सीज़ फायर का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं प्रेसिडेंट बाइडन अब बार बार। अब यानी कोई वीटो, अब वो करारदाद पेश होती है तो वीटो नहीं होगी, क्योंकि पहले करारदाद इस बुनियाद पर वीटो होती थी कि उसमें जी सीज़ फायर का लफ्ज़ नहीं होगा, पॉज का वक्त होगा। अब ये प्रेसिडेंट बाइडन लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं सीज़ फायर, इमीडिएट सीज़ फायर। तो इसके ऊपर अब मेरे ख्याल से नेतन्याहू जो हैं उनको भी पता है कि पूरी दुनिया में वो तन्हा है, और वो प्रेसिडेंट बाइडन के पूरे जो मिशिगन के वोट्स थे और बाकी सारा वो भी सियासत उनकी अपनी इंटरनल है, तो इसको चैप्टर को वो भी बंद करना चाहेंगे। लेकिन अब ज़रा वक्फा लें, फिर उसके बाद ज़रा बात करते हैं कि पाकिस्तान जी नाज़रीन अगले चंद दिन जी नाज़रीन वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। तो डॉक्टर साहब आप ये कह रहे थे कि आसिफ अली जरदारी साहब के मद्दे मुकाबिल महमूद खान अचकज़ई साहब है, तो ये फैसला जो है नवाज शरीफ साहब और पीपल्स पार्टी के लिए मुश्किल होता है। ये सब सारे सियासतदान अब इसको ज़रा देख रहे होंगे सामने कि महमूद खान अचकज़ई साहब हैं। ये आप छोड़ दें कि नॉमिनेशन उनकी किसने की है किसने नहीं की, लेकिन ये है कि मतलब महमूद खान अचकज़ई साहब जो है वो
मैंने कहा ना देखते हैं, क्योंकि उनके ऊपर जो बात हो रही है वो यही हो रही है कि इमरान खान साहब उनके बारे में माजी में क्या कहते रहे हैं। इसके अलावा ये जमातें जितनी हैं, ये महमूद खान अचकज़ई साहब के बारे में कोई बात कह नहीं सकते सवाए, क्योंकि ये उनका हरावल दस्ता रहे हैं अचकज़ई साहब सारी मुज़ाहिमती तहरीकों हुकूमतों में आने के बाद वो थोड़ी ताल डिफरेंट हो जाती है। तो ये देखना है कि वो ये क्या फैसले करते हैं सारे। अच्छा, दूसरी जो बात है वो, लेकिन जो शहबाज शरीफ साहब हैं उनका तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इशू होगा। इशू, और ये भी शायद, अच्छा शायद इनका भी ना हो, जरदारी साहब भी आ जाएं, लेकिन बहरहाल एक पॉलिटिकली एक मैं ये कह रहा हूँ कि ये नवाज शरीफ साहब के लिए और बाकी शख्सियत के लिए ये फैसला इंपॉर्टेंट होगा। अच्छा, फिर जो बात है वो ये है कि एक ख़बर जो है वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है इस वक्त दुनिया के ओवरऑल। अगर जियो पॉलिटिक्स देखें ना दुनिया की, देखें चंद रोज़ पहले प्रेसिडेंट मैक्रोन ने कहा कि हम जो है, पहले तो फिनलैंड का इशू हुआ, वो नेटो का हिस्सा बन गया। फिर उसके बाद ये हुआ कि कई इलाके रशिया के पास चले गए, यूक्रेन जो है वो पसपाई हो रही है उनको काफ़ी इलाकों में। फिर ये हुआ कि प्रेसिडेंट पुतिन ने ये बहुत सख्त अल्फाज में कहा कि हम अपने जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स, उनको हम अपनी वेस्टर्न बॉर्डर्स पे ले जाएंगे। और इसी दौरान जो है वो सऊदी अरेबिया आए प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की यूक्रेन के, और वो मुलाकात करके चले गए। और सऊदी अरेबिया तो रोल प्ले उसमें करेगा, कर सकता है, लेकिन यहाँ पे जो वीटो है वो यकीनन चाइना इसमें कोई क्या रोल प्ले कर सकता है, ये देखना है। अब एक खबर जो है वो खबर आई है, वो खबर अगर किसी और अंदाज में होती है ना तो मैं उसको किसी और अंदाज में डिस्कस करता कि भाई एक आम सा दौरा है, लेकिन उसमें जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं CGTN के, वो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं कि उनके जो 14 स्लाइड है, उनके जो नुमाइंदा खसूसी हैं, जो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के नुमाइंदा खसूसी बराए, यानी आप समझ लें यूरोप को भी देखते हैं और ये यूरोप को बेसिकली देख रहे हैं, और वो जो हैं वो हैं ली होए। अब ली होए जो हैं वो उनकी खबर जिस तरह CGTN लगा रहे हैं ना, वो कह रहा है कि वो सेकंड राउंड ऑफ शटल डिप्लोमेसी ऑन यू। ये शटल डिप्लोमेसी का लफ्ज़ चाइना ऐसे ही नहीं इस्तेमाल करता जब तक कि चाइना का कोई प्रॉपर होमवर्क या पूरी स्टडी ना हो कि वही शटल डिप्लोमेसी लिए कहाँ जा रहे हैं। वो जाएंगे यूक्रेन, वो जाएंगे मॉस्को, वो जाएंगे पोलैंड, वो जाएंगे ब्रसल्स, वो जाएंगे जर्मनी, वो जाएंगे फ्रांस, और शटल डिप्लोमेसी का दूसरा दौरा शुरू कर रहे हैं। अच्छा, अब ये जो लफ्ज़ है ना शटल डिप्लोमेसी, ये लफ्ज़ जो है ये इस मरहले पे ये बता रहा है कि कोई ग्राउंड वर्क जो है March 2 से स्टार्ट हो गया, आज से। और उसमें मैंने आपसे कहा ना कि EU भी जाएंगे, रशिया भी जाएंगे, यूक्रेन भी जाएंगे, जर्मनी भी जाएंगे, फ्रांस भी जाएंगे, और ये यहाँ पे दौरा करेंगे। और ये उस वक्त करेंगे जब 2 साल हो गए तकरीबन रशिया यूक्रेन। आपको पता है कि चाइना एक पीस के अंदर एक रोल प्ले करने के लिए चाइना पहले आ चुका है, यानी सेकंड राउंड, इसीलिए उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं सेकंड राउंड। अच्छा, ग्लोबल टाइम्स यही कह रहा है, ग्लोबल टाइम्स जो है 13 स्लाइड में, ग्लोबल चाइना टू स्टार्ट सेकंड राउंड ऑफ शटल डिप्लोमेसी ऑन यूक्रेन क्राइसिस कंट्रीब्यूटिंग चाइनाज विजडम टू एड्रेस द इशू। अच्छा, यानी जो मैंने आपसे बात ये पहले भी मैं कह चुका हूं कि रशिया और चाइना खुल के अपना वजन डाल चुके हैं फ़लस्तीन के पलड़े में, जिसकी वजह से ये एक आप समझें कि ये सारे मामला, तो बल्कि जब बात भी उन्होंने की कि जी आप यहूदी के ऊपर प्रेशर डालें, तो उन्होंने कहा हम नहीं डालेंगे, चाइनीज़ ने ये कहा। अब इशू ये है कि और मॉस्को जो है वो फ़लस्तीनियों के साथ खड़ा है। तो ये चाइना और रशिया की जो, अब रशिया और यूक्रेन का जो मसला है उसमें चाइना कह रहा है कि हम अपनी डिप्लोमेसी शुरू करें। जो चाइना बात करेगा हाथी के पाँव में सबके पाँव, तो वही जो भी वो बात करेगा उसको रशिया भी सुनेगा, यूक्रेन भी सुनेगा, कोई रास्ता नहीं है। अमेरिका तो उसको, फ्रांस भी सुनेगा, उसको जर्मन भी सुनेंगे, बाकी लोग भी सुनेंगे कि पीस का एक उनका है ना एक, उसमें ज़ाहिर लचक होगी। ये नहीं कि बिल्कुल उसमें यूक्रेन के फेवर में जाए या यूक्रेन के अगेंस्ट जाए, रशिया के फेवर में जाए। लेकिन जब चाइना आ गया, ये बात कहता हुआ कि शटल डिप्लोमेसी का दूसरा राउंड शुरू हो रहा है, इसका मतलब है कि कोई ऐसी बात दरमियान में बैकग्राउंड में चल रही है, वो थ्रू सऊदी अरेबिया हो, थ्रू अमेरिका हो, अमेरिका ने चाइना से कुछ भी कहा हो कि जिसमें वो एक डिप्लोमेसी की जंग को ख़त्म किया जाए, रोका जाए, क्योंकि ये प्रेसिडेंट बाइडेन की ख्वाहिश होगी यकीनन कि अब इसमें वो खुद सामने नहीं भी आ रहे, तो वो जो है वो चाइना को आगे करके, और उन्होंने कहा कि आप इसको जंग को ख़त्म करवाएं।
तो चाइना का ये दौरा जो है ये इंपॉर्टेंट है और ये लिंक्ड है उस तमाम सूरत हाल से जो एक जियो पॉलिटिक्स है पूरी दुनिया का। चाइना, मैंने कहा ना, ये कभी लफ्ज़ शटर डिप्लोमेसी यूज़ नहीं करता अपनी डिप्लोमेटिक टर्म में, उनका फॉरेन ऑफिस, जब तक कि कोई पीछे कोई ग्राउंड वर्क ना किया गया हो। तो एक तो काहिरा में आज डायलॉग शुरू हो गया, प्रेसिडेंट बाइडेन अब सीज़फायर पे आ गए हैं, साथ ही वो एयर ड्रॉपिंग शुरू हो रही है, साथ ही अमेरिका ने एड बढ़ा दी है गज़ा की इस मरहले पे, साथ ही जो है वो फ़लस्तीन की अथॉरिटी जो है वो डिज़ोल्व हो गई है उनकी कैबिनेट, साथ ही जो है उन्होंने PLO को दोबारा ज़िंदा किया मॉस्को में बैठ के, और मेरे ख्याल से मोसाद के चीफ भी आज रात को शायद पहुँच रहे हैं काहिरा, और कतर के जो अमीर हैं या बाकी डेलीगेशन सिक्योरिटी वो ऑलरेडी कतर पहुँचे हुए हैं। और क्योंकि आपको याद होगा कि उनके स्लिप ऑफ टंग हुआ था या क्या हुआ था, या बात क्या की थी, उन्होंने कहा था मंडे से सीज फायर हो जाएगा, कल है संडे। देखना ये कि प्रेसिडेंट बाइडेन के उस ख्याल के मुताबिक क्या मंडे से सीज फायर होता है या नहीं होता, क्योंकि आज से सारे लोग जमा हो गए हैं दोबारा, कायरा में सब बैठे हुए हैं। क्या मंडे को सीज फायर होता है, क्या ट्यूसडे को होता है? ये दिन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि एक हफ्ता रह गया रमज़ान में, और इस नेतन्याहू गवर्नमेंट पहले उस ऐलान करके पीछे हट चुके हैं कि हम रमज़ान में मस्जिद उल अक्सा के अंदर जो है मुसलमानों को नहीं जाने देंगे। और जवाब में इस्माइल हानिया का सख्त बयान आया था कि तमाम मुसलमान लाजमी तौर पे 1 मार्च को जो है वो जाएं, वो 1 रमज़ान को वो मस्जिद अक्सा का रुख करें। तो ये जो तलखी है इससे बचने का यही रास्ता है कि एक इमीडिएट सीज़ फायर, डायलॉग, गैरगमारियों का, कैदियों का तबादला फौरी तौर पे, और गज़ा के अंदर अब जो कुछ बच गया है, जो लोग वहाँ पे, अब 31,000 शहीद हो गए हैं और 13,000 बच्चे हैं उसमें से। तो मेरा ख्याल ये है कि अब ये काफ़ी हो गया और देखते हैं। लेकिन चाइना की तरफ से यूक्रेन के अंदर शटर डिप्लोमेसी इस मरले पे शुरू होना अचानक, मैं नहीं समझता कि वो खाली हाथ वापस आएंगे। वो जब वापसी का दौरा होगा, जब ये अपनी स्टेटमेंट आएगी, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई, मॉस्को भी जाएंगे ना, यूक्रेन भी जाएंगे, तो कुछ ना कुछ चाइना के जो इन्वॉय हैं ये कोई ना कोई इसमें पेशरफ्त करके आएंगे। चाइना की डिप्लोमेसी जो है ये दोनों जंगों में आपको बहुत ज़्यादा पावर के साथ चाइना जो है वो अपनी जियो पॉलिटिक्स, जिसमें वो डिप्लोमेसी का रोल प्ले कर रहा है, सुलह करवाने का, वो करता हुआ नज़र आ रहा है। और ये अमेरिका के लिए एक बड़ा गौर तलब मसला है कि चाइना करारदाद पेश करता है और अरब मुल्क पेश करते हैं और ग्लोबल साउथ पेश करता है और ब्राज़ील पेश करता है और जनूबी अफ्रीका पेश करता है और वो वीटो कर देता है। तो अब वो वीटो इसलिए नहीं करेगा कि अब वो खुद सीज़ फायर की बात कर रहे हैं प्रेसिडेंट बाइडेन। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद। जी डॉक्टर साहब, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, बुर्दनवा के लोगों का सब ख्याल रखिएगा।